ईयू इंडिया डील के बारे में पढ़ना है। ईयू इंडिया डील, ये डील एक महत्वपूर्ण डील है और जब से भारतवर्ष पर टैरिफ की घोषणा की गई डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा, तो भारतवर्ष ने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर ज्यादा ध्यान दिया। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भारतवर्ष को तो लगभग में सैकड़ों वर्षों तक डोनाल्ड ट्रंप साहब का ऋणी रहना चाहिए, क्योंकि भारत एक राष्ट्र की एक विशेषता है कि राष्ट्र अभाव में जी लेता है लेकिन समझौतावादी नहीं। और भारतीयों की विशेषता है, आप अपने घर पर इर्द गिर्द में चीज को देख सकते हैं कि अभाव स्वीकार है लेकिन समझौता नहीं। भारतीयों की एक विशेषता है, भारतीय सहनशील होते हैं लेकिन इसके साथ ही साथ आत्मसम्मानी बहुत होता है। आत्मसम्मान की जो भूख भारतीयों की होती है वह भूख बहुत ही प्रबल होती है। तो जब टैरिफ लगाया गया 50% अमेरिका के द्वारा 50% टैक्स लगाया गया था, टैरिफ लगाया गया था। और टैरिफ का सामान्य अर्थ यह समझेंगे कि अगर पहले भारत से कोई सामान वहां पर जाता था, 200 रुपए उसकी कीमत होते थे, तो अब उसमें 50% टैरिफ लगा करके 200 प्लस इसका 50% निकालेंगे तो 100 हो जाएगा और इसका कुल मिलाकर के अब ये 300 में मिलेगा। इसका अर्थ यह था कि भारतीय सामान वहां पर महंगे हो जाएंगे और अन्य देशों के जो सामान वहां पर रहेंगे तो सस्ते रहेंगे। इस तरह कई इसके पक्ष विपक्ष भी हो सकते हैं, लेकिन भारतीय सामान जो महंगे हो जाएंगे तो बाजार का नियम होता है कि महंगी चीजों को लोग छोड़ देंगे और उसकी जगह पर जो स्थानापन्न चीजें हैं, ऑप्शनल चीजें हैं, उसको स्वीकार करेंगे। अर्थशास्त्र का ये नियम है। तो इस तरह भारतीय जो निर्यात है वह अमेरिका के लिए शून्य हो जाता है या कम हो जाता है या उस पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, लेकिन अन्य देशों के लिए ऐसा प्रभाव नहीं पड़ता। एक चीज इसमें पहलू था कि उन्होंने जो 50% टैरिफ लगाया था तो कुछ चुनिंदा देशों पर लगाया था, उसे उन्होंने अनेक देशों पर टैरिफ लगाया था, अनेक देशों पर, अनेक संगठनों पर टैरिफ लगाया था। तो डोनाल्ड ट्रंप की इस कार्यकाल को आप टैरिफ पीरियड भी कह सकते हैं, जहां पर उन्होंने हर जगह टैरिफ लगाने की बात की है। क्या ठीक है? तो भारतवर्ष पर 50% टैरिफ लगाया गया और इस टैरिफ के प्रत्युत्तर में भारतवर्ष ने आत्मनिर्भरता की ओर एक कदम बढ़ाया, रणनीतिक संयम भी दिखलाया और भारतवर्ष ने एक महत्वपूर्ण राजनीतिक निष्कर्ष को समझा कि भारत और अमेरिका ये दोनों राष्ट्र रहेंगे ही, ये अमेरिका दोनों ही राष्ट्र रहेंगे। और ये जो ट्रंप पीरियड है या प्रधानमंत्री विशेष या राष्ट्रपति विशेष का जो पीरियड है, कार्यकाल है, वो कार्यकाल आते रहेंगे जाते रहेंगे और भारतवर्ष के पास इससे कठिन राष्ट्रपतियों के, अमेरिका के जो राष्ट्रपति रहे हैं, इससे जो कठिन भारत के पक्ष में जिनका निर्णय कठोरतर रहा है, उस निर्णयों को, उस कार्रवाई को भी भारतवर्ष के पास झेलने की अनुभव थी, झेलने की आदत थी। तो भारत के लिए कोई नई चुनौती का काल नहीं था। आप जब भारत अमेरिका संबंध के बीच में देखेंगे तो आप देखेंगे कि भारत और अमेरिका का संबंध लगभग 1960 का दशक में मानता हूं, 1950 आजादी के बाद से लगभग में 2000 तक बहुत ज्यादा प्रासंगिक नहीं रहे हैं। अमेरिका का झुकाव इसमें पाकिस्तानी की ओर ज्यादा रहा है और भारत का झुकाव इस कालखंड में सोवियत संघ की ओर ज्यादा रहा है। और कुछ चीजें इस तरह की आपके सामने में आएंगी जब अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को आप समझेंगे भारत के संदर्भ में। तो 1971 ईस्वी में भारत और पाकिस्तान के बीच में जो एक युद्ध हुआ था जिसमें कि पूर्वी पाकिस्तान को अलग किया गया था, उसमें अमेरिका ने भारत को डराने के लिए अपना 7वीं बेड़ा हिंद महासागर में भेजने का निर्णय भी लिया था। वैसे इसके प्रत्युत्तर में सोवियत संघ का जहाजी बेड़ा भी रवाना हो चुका था, जो बाद में एक सैन्य टकराहट नहीं हुई वहां पर दोनों महाशक्तियों के बीच में। तो अमेरिका और भारत के संबंध लगभग में आप उस कालखंड में देखेंगे तो बहुत गर्मजोशी का कालखंड उसको नहीं कह सकते, कोई संबंधों में निरंतरता का कालखंड नहीं कह सकते हैं, यहाँ पर ध्यान रखना है आपको। लेकिन 2000 के बाद इस संबंधों में महत्वपूर्ण पड़ाव आया। 2000 जब यहाँ पर बिल क्लिंटन की यात्रा हुई तो उसके बाद अमेरिका और भारत के संबंध रणनीतिक स्तर तक पहुंचने लगे और इस कालखंड में अमेरिका के जो भी राष्ट्रपति है साहब भी है, जॉर्ज डब्ल्यू बुश भी आए थे, बराक ओबामा साहब थे, डोनाल्ड ट्रंप का था, उसके बाद इससे पहले जो हमारे राष्ट्रपति थे उनका रीजन था। तो सारे कार्यकाल में
अमेरिका और भारत के संबंध लगभग में प्रगाढ़ होते चले गए और प्रगाढ़ता का स्तर यह था कि अमेरिका भारत वर्ष को अपना रणनीतिक साझेदारी की संज्ञा देता था और चीन का उदय भी इसमें एक महत्वपूर्ण कारण था। भारत का उदय जितना महत्वपूर्ण था भारत अमेरिका संबंध में एक निर्णायक फैक्टर के तौर पर, उतना ही महत्वपूर्ण कारण चीन का उदय भी था। चीन के प्रति अमेरिका का दृष्टिकोण था, लेकिन रूस यूक्रेन युद्ध ने उस दृष्टिकोण में बदलाव लाया और भारत वर्ष पर यानी कि प्रकार किसी न किसी प्रकार से टैरिफ लगाया गया और भारत वर्ष ये जो रूस यूक्रेन का युद्ध था उसे मोदी का युद्ध तक की संज्ञा दी गई। डोनाल्ड ट्रंप के सलाहकार ने यहाँ तक की संज्ञा दी थी, ये मोदी का युद्ध है। खैर इन सारी चीजों पर हम लोग भारत अमेरिका संबंध में चर्चा करेंगे। आज हमारा टॉपिक है ईयू इंडिया, इस ट्रेड की बात करेंगे। यहाँ पर दो पहलू हैं कि सबसे पहले हम लोग थोड़ी बहुत जानकारी आज ईयू की लेंगे। जब कभी कोई इस तरह के क्लासेस आएंगे तो हम लोग ईयू के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे, लेकिन अभी हम ईयू पर थोड़ी बहुत जानकारी लेंगे ताकि आप लोगों को समझने में आसानी। देखिए यूरोपियन यूनियन इसको संदर्भ में समझ लें, यूरोपियन यूनियन, और इसको आप यूरोपीय संघ भी कर सकते हैं, यूरोपीय संघ हिंदी में। अब देखिए यूरोपीय संघ का जो निर्माण हुआ वह विश्व युद्ध के बाद की परिस्थितियों में, दूसरे विश्व युद्ध के बाद की परिस्थितियों में इसका निर्माण हुआ। दूसरे विश्व युद्ध के बाद हुआ था यूं कि 1945 में अमेरिका ने जापान के दो शहरों पर हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम का प्रयोग किया था, ये आप लोगों को पता है। और द्वितीय विश्व युद्ध का एक आवश्यक परिणाम क्या था कि अमेरिका विश्व की एक प्रमुख महाशक्ति के तौर पर उभरा और शक्ति संतुलन जो पहले यूरोप इंग्लैंड के पास था अब वो अमेरिका के पास पहुंच चुका था। मतलब दो महाराष्ट्र अमेरिका के बाद दो महान राष्ट्र अस्तित्व में आए शक्ति के दृष्टिकोण से। उसमें एक अमेरिका था और दूसरा सोवियत संघ था, जो कालांतर में विश्व में दो गुट बने, उसमें यह भी था अमेरिका और सोवियत संघ। मतलब इसको आप समझ सकते हैं कि दो ध्रुवीय विश्व बन रहा था और दोनों के बीच में दोनों ही देशों के बीच में, दोनों ही समूह में भी लोग चले गए, राष्ट्र चले गए, नवोदित राष्ट्र भी गए थे और दोनों के समूह के बीच में एक कोल्ड वॉर भी स्टार्ट हो गया। कोल्ड वॉर मतलब जिसको कि हिंदी में हम लोग शीत युद्ध कहते हैं, कोल्ड वॉर। अब यूरोपीय देशों के समक्ष यूरोपीय श्रेष्ठता की समस्या होगी, अनुमान पर श्रेष्ठता होगी। तो इसके लिए यूरोप के कुछ व्यापारियों ने विशेषकर इस्पात के व्यापार पर और अल्युमिनियम के व्यापार पर, खनन पर यूरोपीय देशों के बीच में एक ब्लॉक बनाने की बात की, एक संघ बनाने की बात। यह आर्थिक पहलू से यूरोपीय संघ का अस्तित्व है और सबसे पहले रोम की संधि तो रोम की संधि के फलस्वरूप यूरोपीय देश एक छाते के नीचे आए, यूरोपियन अम्ब्रेला, यूरोपीय देशों में यह धारणा है। और यूरोपीय संघ का उदय, उसमें यूरोपीय आर्थिक परिषद सबसे पहले हम लोग समझेंगे, जो पहले यह आर्थिक कारणों से साथ में आया था, आर्थिक कारणों। और 1990 के आते 1990 में नाटकीय परिवर्तन हो रहे पूरे विश्व की राजनीति में, भारतवर्ष में भी और पूरे विश्व की राजनीति। क्योंकि आप देखेंगे कि पूरे विश्व में जो भारतवर्ष में उदारीकरण की प्रक्रिया की शुरुआत हुई थी 1990-91। इस चीज को भी आपको ध्यान रखना है कि जब यहाँ पर मनमोहन सिंह की सरकार थी और यहाँ पर जब देखेंगे कि विश्व व्यापार संगठन की शुरुआत भी जो प्रमुख रूप से वैधानिक हुई है तो 1990 के दशक में। तो 1990 के दशक के बाद व्यापार का स्वर्णिम काल कहा जाना चाहिए, क्योंकि विश्व व्यापार संगठन अस्तित्व में आया। पूंजी का प्रवाह, श्रम का प्रवाह, तकनीकों का प्रवाह। अर्थव्यवस्था में मुख्यतः 3 प्रकार के फैक्टर्स होते हैं जो प्रवाह के तौर पर आते हैं। सबसे पहला होता है पूंजी का प्रवाह, दूसरा होता है श्रम का प्रवाह, तीसरा होता है तकनीकों का प्रवाह। और इसके रिजल्ट में उपभोक्ताओं का प्रवाह होता है कि कहां पर उपभोक्ता जाता है। अर्थव्यवस्था के फैक्टर्स होते हैं। तो उस फैक्टर्स में जब जाके आप देखेंगे तो पूंजी का प्रवाह, क्योंकि विकासशील देशों के पास या विकसित देशों के पास 2 तरह की समस्याएं थी। सबसे पहली समस्या थी उनके पास पूंजी का अभाव था।
दूसरी बात, उनके पास तकनीकों का अभाव था। और जबकि आप विकसित देशों की बात करेंगे तो उनके पास क्या था, तो पूंजी का प्रवाह भी था, पूंजी भी थी और तकनीक भी था। तो इस प्रकार का एक विश्व व्यापार संगठन का उदय हुआ जिसमें कि तीनों ही प्रवाह को प्राय उच्च से निम्न की ओर किया गया। अब इस चीज को देखेंगे, जब 1993 ईस्वी में एक संधि हुई, इसको कि लिस्बन की संधि कहते हैं, 1993 ईस्वी में संधि हुई थी, समझ गए, इसको ध्यान रखना है। 1993 ईस्वी में लिस्बन की संधि हुई थी 1 नवंबर को। तो लिस्बन की संधि के फलस्वरूप, लिस्बन की संधि के फलस्वरूप, लिस्बन की संधि के फलस्वरूप यूरोपीय संघ, यूरोपियन संघ, जिसको आप यूरोपियन एसोसिएशन कहते हैं, यूरोपियन यूनियन भी कहते हैं, यूरोपीय संघ अस्तित्व में आया। जब हम यूरोपीय संघ के बारे में पढ़ेंगे तब हम लोग इसकी विस्तार से पढ़ेंगे। अभी हम लोगों का ध्येय इस ट्रेड डील के बारे में पढ़ना है। तो लिस्बन की संधि के फलस्वरूप यूरोपीय संघ अस्तित्व में आया और 1993 से आप इसको अस्तित्व में मान लेंगे। अगर आपसे परीक्षा में कभी प्रश्न पूछा जाए तो आप 1993 की मानेंगे और संधि जिसके रहेंगे, और उससे पहले की जो भी संधि आती, संधि के द्वारा उसको हटा दिया जाए, प्रभावशील नहीं रहता। संधि आती, अब वो संधियां ऐतिहासिक संधियां बनती। अब इसमें 2 प्रकार के विस्तार को रखेंगे। अब इसमें एक महत्वपूर्ण चीज क्या है उसको भी ध्यान रखिएगा। यूरोपियन संघ अब व्यापार के उद्देश्य से इसका अस्तित्ववान हुआ था, व्यापार के उद्देश्य से यह अस्तित्व में आया था। अब यह सांस्कृतिक और राजनीतिक एकता की तरफ बढ़ा, सांस्कृतिक एवं राजनीतिक एकता की तरफ बढ़ा यूरोपीय संघ। यूरोपीय संघ सांस्कृतिक एवं राजनीतिक एकता की तरफ बढ़ा, इसको ध्यान रखिएगा। सांस्कृतिक एकता एवं राजनीतिक एकता, सांस्कृतिक एकता, राजनीतिक एकता, राजनीतिक एकता, व्यापारिक उद्देश्य, व्यापारिक उद्देश्य, पारस्परिक संबंध, जनसंपर्क, ये इसके प्रमुख लक्ष्य रखे गए यूरोपीय संघ के। आप लोग इसको नोट करें, यूरोपीय संघ के ये प्रमुख लक्ष्य रखे गए। अब आपके पास में यूरोपियन संघ आपने देख लिया कि यूरोपियन संघ के लक्ष्यों को रखा गया है। अब इन लक्ष्यों के साथ साथ यूरोपियन संघ की अगर आपसे पूछेंगे कि इसका मुख्यालय कहाँ है, तो इसका जो मुख्यालय है वो ब्रसेल्स में है, इसका मुख्यालय, इसको ध्यान रखना है। यूरोपियन संघ का मुख्यालय ब्रसेल्स में है, इसको आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पर एक चीज और आपको समझना है कि यूरोपियन संघ का जो उद्देश्य है, उद्देश्य वाक्य है, उसको ध्यान रखना है। उद्देश्य वाक्य यह अगर आपको पूछा जाएगा तो यूरोपियन संघ का जो उद्देश्य वाक्य है वो अनेकता में एकता का है, अनेकता में एकता का है उद्देश्य वाक्य, इसको ध्यान रखना है। अब इसमें आपको जो कहा जाएगा कि उद्देश्यता में एकता है इसका, अब यहां पर यूरोपीय संसद का कंसेप्ट आया, यूरोपीय संसद का कंसेप्ट आया, यूरोपीय आर्थिक परिषद का कंसेप्ट आया, यूरोपीय आर्थिक परिषद का कंसेप्ट आया। यहां से आप लोग ध्यान रखेंगे, अगर पूछा जाएगा यूरोप की राजधानी कहाँ है, कभी पूछा जाए तो चूंकि यूरोपीय संघ का मुख्यालय का ब्रसेल्स में है, तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि यूरोप की राजधानी कहाँ है
अगर कभी इस तरह के लोग हल्के फुल्के स्तर पर पूछते तो आप उसकी राजधानी ब्रसल्स का ही नाम लेंगे। इसका नाम लेंगे आप हमेशा। किसका? यूरोपीय संघ की राजधानी अगर पूछा जाएगा तो ब्रसल्स का ही आप लोग नाम लेंगे। वर्तमान में इस संघ में 27 देश। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि यूरोपीय संघ वर्तमान में कितने देश है तो आपका उत्तर होगा 27 देश है। यूरोपीय आर्थिक परिषद में देशों की संख्या अलग है, तो यहां पर ध्यान रखना। और इसमें से अधिकांश देश विश्व के सबसे बड़े सैनिक संगठन नाटो के भी सदस्य हैं। विश्व के सबसे बड़े सैनिक संगठन के तौर पर नाटो आता है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन नाटो के भी सदस्य है। अब यहां पर एक उभरती हुई महाशक्ति भारत। आप जानते हैं कि भारत विश्व में 2000 के दशक में विश्व में नंबर 2 जनसंख्या वाला देश था। 2000 के दशक विश्व में नंबर 2 जनसंख्या वाला देश था। और यूरोप के देशों को उपभोक्ता बाजार की जरूरत थी, उपभोक्ताओं की जरूरत थी। अब भारतवर्ष में अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण पहलू यह रहा कि भारतवर्ष में उपभोक्ताओं की संख्या जो मिडिल क्लास के हैं, जिनकी परचेजिंग कैपेसिटी ज्यादा है, वह ज्यादा उभरती जा रही है। अगर उपभोक्ता बाजार के दृष्टिकोण से, परचेजिंग पावर के दृष्टिकोण से देखेंगे तो आज भारत भले ही चौथे नंबर पर में है अर्थव्यवस्था के आकार के आधार पर, लेकिन उस आधार पर देखेंगे तो भारतवर्ष तीसरे नंबर पर में होगा उपभोक्ताओं की संख्या के आधार पर, उपभोक्ता बाजार के आधार पर, या परचेजिंग, जिसको कि परचेजिंग पावर कहते हैं, क्रय क्षमता के आधार पर। तो आप यहां से देखेंगे कि यूरोप के देशों से हमारे व्यापार चल रहे थे। अगर आपको बड़ी बड़ी कंपनी जैसे BMW जैसे कार का नाम याद हो तो सारे यूरोपीय संघ के हैं। तो भारत और यूरोपीय संघ के बीच में वार्ता लगभग में 2000 से स्थापना के बाद चालू हुई और उसके बाद 2016 तक नियमित रूप से चलती रही। 2016 से लेकर के 2020 तक इस वार्ता में ठहराव आया। 2016 से लेकर 2020 तक इस वार्ता में ठहराव आया। वैसे राजनीतिक दृष्टिकोण से, कभी कभी आलोचना के दृष्टिकोण से विशेष रूप से यह कहा जाता है कि कहीं न कहीं अमेरिकन प्रेशर के तहत ऐसा हुआ था, लेकिन आप चूंकि इस बातों को बिल्कुल प्रामाणिक नहीं मानेंगे, ऐसा दृष्टिकोण नहीं होता, लेकिन अमेरिकन हित जरूर थे, क्योंकि 2016, 17, 18 के दशक में भारत और अमेरिका के बीच में जो स्वर्णिम संबंध थे, उम्मीद करते हैं कि भारत और अमेरिका के बीच में हमेशा स्वर्णिम संबंध रहेगा, क्योंकि विश्व के दो महान लोकतांत्रिक देश है। एक विश्व के आधुनिक विश्व का सबसे बड़ा संवैधानिक लोकतंत्र वाला देश है और एक विश्व के महानतम लोकतंत्र वाला देश है। तो दोनों के बीच में टकराहट भी कुछ मुद्दे पर हो सकते हैं, क्योंकि दोनों के हित अलग अलग होंगे और दोनों के बीच में एक संवाद, दोनों के बीच में संबंध मजबूत एक सुंदर भविष्य के निर्माण का आधार भी बन सकते हैं, सुंदर संसार के निर्माण का आधार भी बन सकते हैं दोनों के बीच में, क्योंकि दोनों की जो मूल्यगत समानताएं होंगे भारत और अमेरिका की जनतांत्रिक प्रणाली के कारण लगभग में समान ही होंगे, यद्यपि दोनों के हित एक दूसरे से टकराते रहेंगे, टकराएंगे। अब देखेंगे, अब 2016 तक वार्तालाप होती रही, 2020 के बाद यह रहा। 2020 के बाद जब वार्ताएं चली तो उस कालखंड में बहुत सारे प्रोडक्ट पर लगभग में 88% प्रोडक्ट के बारे में फाइनलाइज हो गया था। लेकिन 2025 में जब भारत वर्ष पर टैरिफ की घोषणा डोनाल्ड ट्रंप साहब के द्वारा की गई, तो उसके बाद 2026 में 26 जनवरी के गणतंत्र दिवस के अवसर पर यूरोपीय संघ के अध्यक्ष को, यहाँ पर यूरोपीय संघ के अध्यक्ष को और उसके सचिव को आमंत्रित किया गया था। और इस आमंत्रण के फलस्वरूप 25 जनवरी 2025 को लोग यहाँ पर आए थे और इस 27 जनवरी तक के कालखंड में दोनों ही देशों का 2026 तक के कालखंड में भारत और ईयू के बीच में ट्रेड डील की बात हो गई। अब यहां पर समझना है कि भारत वर्ष की जनसंख्या 140 करोड़ लगभग में, वर्तमान डेट में जिस दिन ये हम लोग क्लासेस कर रहे हैं तो लगभग में जनसंख्या 145 के अप्रॉक्स में होगी
और इसकी भी लगभग 50 से 53 करोड़, मतलब 200 करोड़ की पॉपुलेशन का। विश्व के जीडीपी के लगभग में 30% जीडीपी का। विश्व के 27 देश तो ईयू के हैं ही प्रमुख देश, प्लस इंडिया का। ईयू दुनिया का सबसे बड़ा आर्थिक ब्लॉक। इसके साथ साथ एक चीज और है, ईयू के पास यूरो है। यूरो के पास यूरो है। यूरोपियन देशों में यूरो नाम की मुद्राएं चलती है। इसको आप लोगों को स्वीकार करना है कि यूरोपियन देशों में किसकी चलती है, यूरोपियन देशों की यूरो मुद्रा है। और 1999 ईस्वी में इसको स्वीकार किया गया था। 1999 ईस्वी यूरोपियन संघ के 15 देशों में यूरो स्वीकार की जाती है। अब अंतरराष्ट्रीय, अभी भारत वर्ष के संदर्भ में नहीं, पूरे वैश्विक संदर्भ में देखेंगे, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा के तौर पर सबसे ज्यादा जो स्वीकृत मुद्रा है वो डॉलर है। डॉलर, यूएसए डॉलर की बात कर रहा हूं, यूएसए डॉलर है सबसे ज्यादा स्वीकृत मुद्रा। अब अमेरिका प्रतिबंध बहुत आसानी से किसी भी राष्ट्र पर लगा देता है अमेरिका, क्योंकि वह आर्थिक प्रतिबंध जो लगाता है उसके पीछे में सबसे बड़ा जो फैक्टर है वो डॉलर डिप्लोमेसी। अमेरिका अन्य किसी भी घटना से इतना ज्यादा चिंतित नहीं होगा जितना डॉलर पर प्रभाव से चिंतित होगा। इसलिए भारत वर्ष या विश्व के अन्य देशों के समक्ष जो प्रमुख देश हैं, आप देखेंगे कि 2022-23 के बाद अपने अपनी मुद्रा का प्रचलन, अपनी अपनी मुद्रा में व्यापार करने का, द्विपक्षीय मुद्रा में व्यापार करने की प्राथमिकता देने लगे। द्विपक्षीय मुद्रा में जैसे भारत और रूस के बीच में जो व्यापार हो तो रुपया रूबल में हो, भारत और चीन के बीच में जो व्यापार हो वह भी लोकल करेंसी में हो। और इसी बीच में यह भी संभावना बढ़ गई थी कि ब्रिक्स देश अपना एक सर्वमान्य मुद्रा निकालने वाले हैं। सर्वमान्य मुद्रा मतलब डॉलर डिप्लोमेसी के उल्टा निकालने वाले हैं। वैसे भारत के विदेश मंत्री जयशंकर ने इसको स्पष्ट कर दिया था, जयशंकर साहब ने, कि अभी ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं आया है। लेकिन विश्व की राजनीति में ऐसी संभावना व्यक्त की जाती है कि डॉलर देशों के, ब्रिक्स के देशों के पास में डॉलर की जगह पर कोई मुद्रा निकालते हैं तो डॉलर के प्रभुत्व को चुनौती मिलेगी। और डॉलर के प्रभुत्व की चुनौती का अर्थ है अमेरिका का जो प्रभुत्व विश्व की व्यवस्था पर है उसकी चुनौती। तो अभी तक हम उस स्थिति में नहीं जा रहे हैं। डॉलर के विकल्प पर यूरो भी अधिकांश देशों में स्वीकृत। तो अब अंतरराष्ट्रीय मुद्रा के तौर पर डॉलर और यूरो दोनों आ गए हैं, इसको स्वीकार करें। तो भारत डॉलर पर निर्भरता कम करके यूरो के साथ अपने व्यापार को बढ़ा सकता है, यह भी एक पहलू आया। और ईयू इंडिया डील से विश्व की राजनीति में भी परिवर्तन आएंगे। इसको आप हल्के में नहीं लेंगे कि ईयू इंडिया डील से क्या क्या प्रभाव होगा। अब भारत वर्ष के पास अमेरिका से बड़ा एक विकल्प है, मतलब टैरिफ का बहुत ज्यादा प्रभाव भारत वर्ष पर नहीं पड़ेगा। यद्यपि मैं यहाँ पर अत्यंत गंभीरता से एक तथ्य को रख दूं कि भारत और अमेरिका के बीच में जो व्यापार था उसका सरप्लस भारत के पक्ष में बहुत ज्यादा था, ईयू इंडिया ट्रेड के पक्ष। मतलब हमारा जो व्यापारिक सरप्लस था, जब अमेरिका के साथ हमारा व्यापार सर्वोच्च स्थिति में था तो हमारा सरप्लस इंडिया का ज्यादा था। तो यहाँ पर असर पड़ेगा। हम व्यापारिक सरप्लस के दृष्टिकोण से बहुत ज्यादा सुखद स्थिति में नहीं है, लेकिन हम अमेरिका के साथ मोल जाल, जिसको मोल भाव कहते हैं, अपनी संप्रभुता के बिना समझौता किए हुए, अपनी विदेश नीति के साथ बिना किसी समझौता किए हुए वार्ता करने की सुखद स्थिति में पहुंच चुके हैं और इंतजार करने की सुखद स्थिति में भी पहुंच चुके हैं। हम वार्ता करने के लिए हमारे पास जो एक शानदार वजन रहना चाहिए, शानदार तर्क रहना चाहिए, अथवा इंतजार करने के लिए जो हमारे पास में आधार रहना चाहिए, हम उस स्थिति में पहुंच चुके हैं। तो इंडिया इससे अब एक क्वेश्चन तो आपके दिमाग में आएगा, ईयू को क्या मिला, इस राजनीति का क्या प्रभाव होगा। यहां पर डोनाल्ड ट्रंप के खासकर अधिकारी ने कहा यूरोप ने उनके साथ दगाबाजी की। उनका निर्णय यूरोप के ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से है, यूरोप ने उनके साथ दगाबाजी की। मतलब वो चाहते थे कि यूरोपियन यूनियन भी इंडिया पर सैंक्शंस लगाए, प्रतिबंध लगाए। इसके विपरीत यूरोपियन यूनियन ने इंडिया के साथ फ्री एग्रीमेंट कर दिया, क्योंकि यूरोप अपने भविष्य का निर्धारण
अमेरिकन नीति के आधार पर नहीं करेगा। यूरोप अपने भविष्य का निर्धारण अपनी रणनीति के आधार पर करेगा। यह महत्वपूर्ण पहलू है, क्योंकि नाटो देशों को, यूरोपियन देशों को, दोनों को ही डोनाल्ड ट्रंप ने एक ही कसौटी पर तोलने का प्रयास किया और नाटो देशों की भी आलोचना की थी। तो यहाँ पर यह भी ध्यान रखना है कि नाटो के सारे, यूरोपियन यूनियन के सारे मेंबर नाटो के मेंबर नहीं है, और यूरोप के सारे प्रमुख जो शक्तियां हैं वर्तमान में अमेरिका से कुछ बिंदुओं पर, कुछ मुद्दों पर अलग अलग दृष्टिकोण रख रहे हैं। जैसे ग्रीनलैंड के मुद्दे पर आप देखेंगे यूके और फ्रांस के अलग निष्कर्ष हैं। डेनमार्क जो यूरोपियन यूनियन का प्रमुख देश रहा है और नाटो का भी देश है, वह अमेरिका से अलग एक दृष्टिकोण अपना रहा है, क्योंकि डेनमार्क के अंदर में ही ग्रीनलैंड है। कनाडा के मुद्दे पर भी, कनाडा पर भी जो डोनाल्ड ट्रंप का नजरिया है वह यूरोपियन यूनियन को सूट नहीं कर रहा है। तो कुल मिलाकर के निष्कर्ष यह है कि ईयू और इंडिया के बीच का जो ट्रेड है ये दोनों के लिए लाभकारी होने जा रहा है, दोनों के लिए प्रभावकारी होने जा रहा है। भारत में चीजें सस्ती होगी, यूरोप जैसा एक समुन्नत मार्केट भारतवर्ष को मिलेगा। कब? जो हमारे वस्त्र और कपड़े का निर्माण वहां पर निर्यात होता है, उसमें हमको आसानी मिलेगी। हीरे आभूषण इत्यादि का जो हमारा सेल आउट होता है उसमें ज्यादा वृद्धि देखने को मिलेगी। भारतवर्ष के जो अन्य कंपनी, दक्षिण एशिया के देश, जैसे मैं विशेषकर पाकिस्तान का उदाहरण लूंगा, तो पाकिस्तान के साथ वहां का कोई फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नहीं है यूरोपियन यूनियन का, तो निष्कर्ष के तौर पर भारतीय वस्त्रों की निर्माण वहां पर ज्यादा हो जाएगी। पाकिस्तान का जो प्रोडक्ट है, पाकिस्तान के जो वस्त्र उद्योग, उस पर इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। तुर्की के साथ भी इस पर उद्योगों के साथ इस तरह के प्रभाव नकारात्मक पड़ने की संभावना है। बांग्लादेश के साथ भी प्रभाव नकारात्मक मिलेगी। कुल मिलाकर के आप ये देखेंगे कि भारतीय उत्पादकों के लिए सुनहरा अवसर आने वाला है और भारत में मध्यम वर्ग को बहुत सारी चीजों से राहत मिलने वाली है। जैसे कार में विशेष प्रकार की तकनीकें सस्ती हो जाएगी। इस तरह मैं ये देख रहा हूँ यूरोपियन यूनियन के साथ भारत का जो फ्री ट्रेड डील है वो अर्थव्यवस्था की जो भारत की विकासात्मक दर है उसको और बढ़ाएगी, और यहाँ पर जीवन की जो आवश्यक, जिसको कि आज विलासिता से आवश्यक श्रेणी में लाया गया, उन आवश्यकताओं के संदर्भ में महंगाई कम होगी। इस तरह दोनों ही प्रकार के समूहों के लिए, दोनों ही संघों के लिए, दोनों ही भारत और ईयू दोनों के लिए यह ट्रेड डील धनात्मक दृष्टिकोण से, सकारात्मक दृष्टिकोण से आगे बढ़ने वाला है। आज की वीडियो में इतना ही, आज की क्लासेस में इतना ही।